एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट आंसर्स करने वाले हैं आपके चैप्टर 4 कल्चर एंड सोशलाइजेशन से रिलेटेड। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स किए थे आपके चैप्टर 4 से रिलेटेड। अब हम करने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स रिलेटेड टू योर चैप्टर 4, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सोशोलॉजिस्ट एंटिसिपेट कल्चर इन वेरियस सोसाइटीज। अलग अलग सोसाइटीज में, डिफरेंट सोसाइटीज में, क्योंकि बहुत काइंड ऑफ सोसाइटीज होती हैं, हर सोसाइटी में या डिफरेंट सोसाइटीज में सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कल्चर को किस तरह से एंटिसिपेट करते हैं, किस तरह से उसे एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से उसे प्रत्याशित करते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट कैसे कल्चर को बताते हैं, ये एक चीज हमें बतानी है। तो इसमें आप बताएंगे कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, दे लुक एट कल्चर नॉट एज समथिंग डिस्टिंग्विशेस इंडिविजुअल्स बट एज अ वे ऑफ लाइफ इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट। यानी कि कल्चर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर हम इंडिविजुअल्स को डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश करके समझते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस इंडिविजुअल्स। क्योंकि किसी का अलग कल्चर है, किसी का अलग कल्चर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ इंडिविजुअल्स को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये बता रहे हैं कि इस सोसाइटी में इतने डिफरेंट ह्यूमंस रहते हैं। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक होता है। तो ये जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ये अपना जीवन किस तरह से इस सोसाइटी के अंदर जीते हैं, हम ये एक चीज एक्सप्लेन करते हैं सोशियोलॉजी में। यानी जब सोशियोलॉजिस्ट कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं तो वो ये एक चीज बताते हैं कि इस सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं, इस सोसाइटी के फंक्शनल मेंबर हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं सोसाइटी में, वो इस कल्चर से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, या ये कल्चर किस तरह से उनकी वे ऑफ लाइफ बन जाती है, उनके जीवन जीने का तरीका बन जाता है। ये चीज हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग कल्चर। ठीक है, अब आप यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस बता सकते हैं सोशियोलॉजिस्ट की जिन्होंने कल्चर को डिफाइन किया है। तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि सोशियोलॉजिस्ट किस तरह से कल्चर को समझते थे अलग अलग सोसाइटीज में। तो सबसे पहले आप बताएंगे एडवर्ड टेलर की डेफिनेशन। ये डेफिनेशंस आपकी बुक में दी है। एडवर्ड टेलर दिया है, ब्रोनिस्लाव मैलिनोस्की दिया है एंड आपके लेसी वाइट, तीनों दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो जो आपके एडवर्ड टेलर हैं, ठीक है, एडवर्ड टेलर ने कैसे एक्सप्लेन किया, द कल्चर और सिविलाइजेशन टेकन इन इट्स वाइड एथनोग्राफिक सेंस इज दैट कॉम्प्लेक्स होल। कल्चर या सिविलाइजेशन को जब हम ह्यूमन साइंस के सेंस में स्टडी करते हैं तो ये वो कॉम्प्लेक्स होल है जो इंक्लूड करता है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इस कॉम्प्लेक्स सेट में क्या चीज़ें हैं। कल्चर में नॉलेज है, बिलीफ है, आर्ट्स है, मॉरल्स हैं, लॉ है, कस्टम है, एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी आप क्या नॉलेज एक्वायर करते हो, क्या आपके बिलीव्स हैं, क्या आपके मॉरल्स हैं, क्या लॉ है, क्या कस्टम है, इन सभी का एक पूरा सेट, इन सभी का एक पूरा कॉम्प्लेक्स सेट जो होता है वो कल्चर होता है, इन द वर्ड्स ऑफ एडवर्ड टेलर। सेकंड जो आपकी डेफिनेशन है वो है ब्रोनिस्लाव मैलिनोस्की की। इन्होंने किस तरह से कल्चर को डिफाइन किया है, ये फाउंडर हैं फंक्शनल स्कूल के। इन्होंने कहा कि कल्चर कंप्राइजेस इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज। ठीक है, इनके वर्ड्स में कल्चर क्या होता है, इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज। तो अगर आप इन दोनों की डेफिनेशन को कहीं ना कहीं देखो तो ये मटेरियल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं कल्चर के अंदर, और ये नॉन मटेरियल और मटेरियल दोनों एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं कल्चर में। नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, ये नॉन मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं कल्चर के अंदर। तो इनके अकॉर्डिंग वेरियस सोसाइटीज में कल्चर इन सभी को इंक्लूड करता है। देन आप नेक्स्ट बता सकते हो लेसी वाइट के वर्ड्स में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऐड कर दी कल्चर में जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन सभी को मीनिंग प्रोवाइड कर दिया। जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल देखा था कि वाटर को होली कंसिडर करना, सेक्रेड कंसिडर्ड करना, कि जो वाटर है जैसे गंगा का पानी है, तो गंगा का जो जल है तो वो बहुत ही पवित्र है, वो बहुत ही पायस है, हम उसे जो है गॉडेस से रिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्टिव को रियलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेसी वाइट्स के वर्ड्स में कल्चर क्या है, एज अ मीन्स ऑफ एडिंग मीनिंग टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी।
ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स आप इसके अंदर बता सकते हो कि डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने कल्चर को किस तरह से समझा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, मतलब इसका आंसर क्लियर है। सेकेंड जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ इन नॉर्मेटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर। नॉर्मेटिव डायमेंशन में हम क्या पढ़ते हैं कल्चर के? रूल्स ऑफ कंडक्ट। अब रूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था, हमने एक देखा था, एक होते हैं नॉर्म्स, एक होते हैं लॉज। नॉर्म्स अनरिटन रूल्स होते हैं, रूल्स जो लॉ होते हैं वो रिटन रूल्स होते हैं। ठीक है, जो लॉ है आपका वो रिटन रूल होता है, तो इसमें आपको लॉ को ही एक्सप्लेन करना है। तो लॉ क्या है? लॉ है एक फॉर्मल सैंक्शन डिफाइंड बाय गवर्नमेंट एज अ रूल और प्रिंसिपल दैट इट्स सिटीजन्स मस्ट फॉलो। तो ये क्या है? ये एक फॉर्मल सैंक्शन है। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां आप किसी को रिवार्ड या पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हो, तो फॉर्मली आप सैंक्शन लगा रहे हो जो कि गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि किन किन चीज़ों पर सैंक्शन लगेगा और किस पर नहीं लगेगा। और ये एज अ रूल या प्रिंसिपल है जो कि सभी को, जितने भी सिटीजन्स हैं इस स्टेट में, उन्हें फॉलो करना चाहिए। यानी कि कानून सरकार द्वारा बनाए गए, उन्हें हम लॉ कहते हैं या उन्हें हम कानून कहते हैं। अब ये पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेबल होते हैं पूरी सोसाइटी पर, और अगर कोई इन्हें वायलेट करता है, अगर कोई भी इन्हें इन लॉज को वायलेट करता है तो उसे पेनल्टीज या पनिशमेंट फेस करनी पड़ती है। ठीक है, थर्ड, लॉज आर फॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड एक्सप्रेशंस ऑफ नॉर्म्स। जो लॉज होते हैं वो क्या हैं? वो हैं स्टैंडर्डाइज्ड एक्सप्रेशंस ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या हैं? अनरिटन रूल्स हैं। ठीक है, अब ये जो नॉर्म्स हैं इनको ही हमने स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया, रिटन फॉर्म में फॉर्मली हम इन्हें एक्सप्रेस्ड करते हैं, किसे? लॉज को। While different schools may establish different norms, in few cases where laws are contrary to norms, the enforcement of law becomes difficult. अब different schools में different norms माने जाते हैं। norms क्या होते हैं? unwritten rules जो हमें बताते हैं हमें सोसाइटी में किस तरह से behave करना है, हमारी social values को define करते हैं। ठीक है, कौन? हमारे norms। laws क्या है? standard formal sanction है जो गवर्नमेंट के थ्रू लगाए जाते हैं। जो laws होते हैं अगर आप इन्हें ब्रेक करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, हो सकता है आपको पनिश भी किया जाएगा। अब जब ये नॉर्म्स और जब ये लॉ दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, ऐसे समय में लॉ को एनफोर्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म कहते हैं कि पहले के समय की बात करें अगर हम, तो जो दलित लोग हैं, जो अनटचेबल्स हैं, जो दलित लोग हैं, उन्हें उस सेम वेसल से या सोर्स से पानी नहीं पीना चाहिए जिससे अपर कास्ट के पीपल पानी पीते हैं। ये नॉर्म है सोसाइटी का। ठीक है, पहले कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ रिजिड था। उस एक समय में माना जाता था कि जो समाज में दलित लोग हैं उन्हें उस कुएं से या उस नल से पानी नहीं पीना चाहिए, ना भरना चाहिए, ना उसे छूना चाहिए जहाँ से अपर कास्ट के पीपल पी रहे होते हैं। ये क्या है? ये नॉर्म है। ठीक है, कहीं रिटर्न तो है, ये अनरिटन रूल है। लेकिन लॉ क्या कहता है? कि सभी हमारे लिए इक्वल हैं, सब जो है एक जैसे कार्य कर सकते हैं। अगर वो भी वहाँ से पानी पी रहे हैं तो दलित भी वहाँ से पानी पी सकते हैं। तो जब ऐसे नॉर्म्स और जब ऐसे लॉज एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो लॉज को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर वहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि लॉज को इन्फोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या होते हैं लॉज? नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में आया आपको समझ में? देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय सब कल्चरल ग्रुप्स डिस्कस। अब सब कल्चरल ग्रुप्स क्या होते हैं इन्हें आपको बताना है। तो हम शॉर्ट आंसर्स कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने आंसर को डिस्कस करते हुए बताएंगे, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो हम लॉन्ग आंसर्स में करने वाले हैं। शॉर्ट में आप चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे, मेन बॉडी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, एक दो लाइन में इंट्रोड्यूस एंड एक दो ही लाइन में कंक्लूजन, मेन बॉडी पर हमें फोकस करना है। यहाँ आपसे पूछा है सब कल्चरल ग्रुप्स क्या होते हैं, अब आगे पूछा है डिस्कस, यानी इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपको पता है या इससे रिलेटेड आपके पास में कोई एग्जांपल्स हैं तो आप उन्हें भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब क्या होते हैं सब कल्चरल ग्रुप्स? ये होते हैं एक मेन कल्चर के अंदर कोई एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक मेन कल्चर के अंदर एक और कोई सब कल्चर फॉर्म्ड हो जाता है, जिन्हें हम उनके स्टाइल, टेस्ट, एसोसिएशन, प्रेफरेंस और ढेर सारे मतलब उनकी अपनी यूनिक आइडेंटिटीज़ की
की वजह से जानते हैं। ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए सारी चीज़ों को शॉर्ट में देखते हुए चलेंगे। पर्टिकुलरली सब कल्चर्स आर आइडेंटिफिएबल थ्रू द स्पीच, dress code, preference for particular kind of music or the manner which they interact with their group members। तो हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कल्चर में एक कोई सब कल्चर है, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि उनका एक अपना ही ड्रेस कोड होता है, अपनी स्पीच होती है, अपनी लैंग्वेज होती है, उनके अपने टेस्ट होते हैं, उनका अपना प्रेफरेंस होता है म्यूजिक एंड डांस फॉर्म के लिए। तो इन फीचर्स की वजह से ही वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी बिल्डअप करते हैं, जिससे हम उन्हें पहचान पाते हैं। Then the subcultural groups can also function as cohesive units which communicate an identity to all group members। ये जो subcultural groups होते हैं ये cohesive units की तरह function करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है, हमेशा एकजुट होकर रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, जिस वजह से जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप में, सब कल्चर ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है उस ग्रुप के अंदर भी और एक उस पूरे ग्रुप एज अ होल की भी। In these groups, there can be leaders and followers, but group members are bounded by the purpose of the group and work together to achieve their objective। अब ये जो सब कल्चरल ग्रुप्स होते हैं इनके अपने लीडर्स एंड फॉलोअर्स होते हैं और इनके अपने टारगेट्स होते हैं जिन्हें फुलफिल करने के लिए हर एक ग्रुप मेंबर वर्क कर रहा होता है अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो सब कल्चर ग्रुप्स जो कल्चर में ही सब कल्चरल ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं और उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर ये आपको समझाना है। अब आप इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स चाहे तो दे सकते हैं अपने आंसर को वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग साइड करने के लिए, ठीक है। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एथनोसेंट्रिज्म एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ये एक चीज हमें पता है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, ये एक चीज हम जानते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको यहाँ पर बताएं। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, मीनिंग बताएंगे। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, जहां आप अपनी कल्चरल वैल्यूज को किसी दूसरे के कल्चर को इवेल्युएट करते समय अप्लाई कर देते हो, उसके कल्चर को इवेल्युएट करने के लिए या परखने के लिए, उसे हम एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म होता है, दैट सेलिब्रेट्स एंड अकोमोडेट्स डिफरेंट कल्चर्स विद इन इट्स फोल्ड एंड प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज एंड बोरोइंग टू एनरिच वंस कल्चर। इसमें हम क्या करते हैं, हम सभी कल्चर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन कल्चर के डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं एंड हम कल्चर्स को प्रमोट करते हैं, सभी कल्चर्स को प्रमोट करते हैं। उसमें एक्सचेंज होता है, उसमें बोरोइंग होता है, जिससे हर एक कल्चर एडिक्वेट हो, अबांडेंट हो, एनरिच हो। ये किसकी आइडियोलॉजी है, ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म की आइडियोलॉजी है। Now, it is sense of cultural superiority as they are prejudicial towards other culture। यहाँ पर क्या एक बात होती है, हम कल्चरल सुपीरियोरिटी की बात कर रहे होते हैं कि हमारा कल्चर सुपीरियर है, आपका कल्चर इंफीरियर है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे कल्चर से थोड़ा प्रिजुडाइज ऐड रहता है। इट इज़ रिस्पेक्टिंग अदर कल्चर्स एंड ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम अदर कल्चर्स। इसमें क्या चीज़ होती है, हम हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं और हम हर एक कल्चर से नया सीख सकते हैं। ठीक है, सभी की रिस्पेक्ट करते हैं और सभी से कुछ नया हम सीख सकते हैं। एथनोसेंट्रिज्म अवॉइड्स मिंगलिंग विथ अदर कल्चर्स। यहाँ हम दूसरे कल्चर्स के साथ में मिंगल अप या एक साथ में मिलके घुल मिलके नहीं रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारे कल्चर में सुपीरियोरिटी की भावना और आपके कल्चर में इन्फीरियोरिटी की भावना हमारे अंदर रहती है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म हैज मच मोर फॉरवर्ड थिंकिंग एज कम्पेयर टू एथनोसेंट्रिज्म। वही जो हमारा कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटनिज्म में फॉरवर्ड थिंकिंग है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या हम इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे हमारा कल्चर एनरिच हो, क्या हम हमारे कल्चर से कुछ चीज़ें दूसरे कल्चर में भी डाल के देख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ एथनोसेंट्रिज्म से ज़्यादा स्कोप है, इसका स्कोप जो है वो बड़ा ही वाइड सा है, लेकिन एथनोसेंट्रिज्म का स्कोप जो है वो नैरो है। तो ऐसे ही बेसिस पर आप और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं कि एथनोसेंट्रिज्म एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड नॉर्म। अब वापस से यही क्वेश्चन आ गया है। देखो, सारी चीजें वही हैं, बस आपको उन्हें अपने वर्ड्स में करके
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। अब लॉ एंड नॉर्म अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, लेकिन अब वापस से दोनों के डिफरेंसेस हमें बताना है, कहीं ना कहीं हमें दोनों को कंपेयर करना है। तो लॉ क्या है? लॉ है फॉर्मल सैंक्शन डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट एज अ रूल और प्रिंसिपल इट्स सिटीजन्स मस्ट फॉलो। ये क्या है? ये वो फॉर्मल सैंक्शन है जो कि गवर्नमेंट जो है उसको मतलब लगाती है, ठीक है। गवर्नमेंट के थ्रू सैंक्शन यहाँ पर हो रहा है, और इसमें जो रूल्स होते हैं, इसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत नियम होते हैं, वो एक स्टेट के, एक नेशन के हर एक सिटीजन को फॉलो करने होते हैं। नॉर्म्स आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर फैमिली एंड मे बी एप्लीकेबल टू अदर फैमिलीज। जो नॉर्म्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, उसे किसी एक ग्रुप के अंदर हम देख सकते हैं, फैमिली के अंदर हम देख सकते हैं, पीयर ग्रुप्स में, नेबर्स में हम देख सकते हैं, लेकिन हम कहें नॉर्म्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं तो ये ट्रू नहीं होगा। लॉज आर बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट रूल्स, वायलेशन अट्रैक्ट्स पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट्स। नॉर्म्स इम्प्लिसिट रूल्स, वायलेशन डज नॉट लीड टू पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट्स। जो लॉज होते हैं वो एक्सप्लिसिट होते हैं, जो लॉज होते हैं वो इम्प्लिसिट होते हैं, हमारे अंदर अंतर्निहित होते हैं, और हम एक समाज का हिस्सा होते हैं तो हम उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। Laws which are derived from the authority of the state are the most formal definition of acceptable behavior. अब लॉज जो स्टेट की अथॉरिटी से आ रहे हैं, एक सरकार हमने चुनी है, गवर्नमेंट हमने फॉर्म करी, स्टेट हमने फॉर्म करा है, उस अथॉरिटी से, ठीक है, उसके पास में अथॉरिटी है, अधिकार है कि वो हमारे ऊपर नियम कायदे कानून बनाए, क्योंकि हम उस स्टेट के मेंबर हैं, उस नेशन के मेंबर हैं। तो यहाँ पर जो लॉज इस अथॉरिटी से हमारे पास में आ रहे होते हैं, ये फॉर्मली एक्सेप्टेड होते हैं, इन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं। लॉज वुड अप्लाई टू ऑल दोज एक्सेप्टिंग एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। जितने भी लोग उस स्टेट का, उस गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं एंड उन लॉज को उन्होंने एक्सेप्ट किया होता है, ये लॉज उन सभी पर एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जो नॉर्म्स होते हैं they can vary according to status, they are not permanent in nature। ये status के according change हो सकते हैं। जैसे for example dominant sections of society apply dominant norms and often these norms are discriminating। अब जैसे कि जो upper caste के people हैं, जो हमने अभी एक चीज़ देखी थी कि upper caste के people एक टैप से पानी पी सकते हैं, लेकिन lower caste के people उससे नहीं पी सकते। ये norm upper caste के या dominant sections ने बना दिया। अब dominant section का biasness यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जो norms होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, लेकिन लॉज इन्हें जितने भी लोगों के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, सिटीजन जो भी हैं एक स्टेट के या नेशन के, उन सभी पर ये जो हैं, ये जो लॉज होते हैं ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है What do you mean by customs? अब customs क्या होते हैं, इन्हें आपको शॉर्ट में लिखना है। पहले हमने वेरी शॉर्ट में पढ़ा था, अब हम शॉर्ट में देखेंगे कि customs क्या होते हैं। अच्छा, हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? हिंदी में हम इन्हें कहते हैं रीति रिवाज, जिन्हें आप आपके घरों में फॉलो किए जाते हैं, आप अपनी लाइफ में भी फॉलो करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइटिंग अ दिया इज अ कस्टम, एक दिया जलाना, ठीक है, कहते हैं ना कि दिया जला दो, भगवान के सामने दिया जला दो, घर में दिए जलाना, दिवाली पे दिए जलाना, ये एक रीति रिवाज या कस्टम्स के अंदर आता है। अब कैसे आता है? एवरीवन डज इट, हर कोई ये काम कर सकता है। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसे, ठीक है। अब हर कोई ये काम कर सकता है, ये एक एक्शन है, ठीक है, दिया जलाना, लाइटिंग अ दिया इज अ एक्शन, ठीक है। बट बिलीफ इज दैट गुड विल हैपन टू यू इफ यू लाइट अ दिया। पर एक बिलीफ क्या है, एक मान्यता क्या है कि अगर आप दिया जलाएंगे, आप लाइट करेंगे एक दिया को, तो आपके साथ में कुछ अच्छा होगा। जैसे आपने कुछ टीवी सीरियल्स देखे हैं, वहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई बड़ा काम होने वाला हो घर में, तो सीरियल्स में ऐसा होता है, तो जो घर की बहुएं होती हैं वो भगवान के आगे जाके दिया जला देती हैं। अगर वो दिया बुझ गया, चाहे हवा से बुझे या जैसे भी बुझे, तो कुछ अपशगुन होने वाला है। या फिर अगर कोई अच्छा काम करना है, कोई मनोकामना मांगनी है भगवान से, आप जिस भी गॉड को बिलीव करते हैं, तो आप उनके सामने दिया जला देंगे, आप कैंडल्स रख देंगे। तो यहाँ पर इस चीज को कैसे एसोसिएट किया जा रहा है कि दिया जलाने से कुछ अच्छा होने वाला है, समथिंग गुड विल बी हैपनिंग। यूजुअली रिलेटेड टू सुपर नेचुरल स्टफ, इसे हम सुपर नेचुरल चीज़ों से जो है रिलेट करके देखते हैं। तो यानी हमारे कस्टम्स क्या होते हैं, जहां हमारे बिलीव्स होते हैं वहां हमारे कस्टम होते हैं, ये आप एक चीज़ मान सकते हैं। दूसरी चीज़, जो कस्टम होते हैं वो सुपर नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड होते हैं।
किसी एक मतलब ये कहें हम किसी परमात्मा की बात कर रहे हैं, है ना, इस तरह की चीजों से रिलेटेड होते हैं कस्टम्स। टेकिंग ऑफ शूज बिफोर एंटरिंग अ टेम्पल और मॉस्क और चर्च, आप किसी टेम्पल में, मंदिर में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, मॉस्क में जा रहे हैं, तो आप अपने जो भी आपके शूज वगैरह आपने पहने होते हैं उन्हें आप बाहर ही रख के जाते हैं, आप उसे अंदर नहीं लेके जाते। क्यों नहीं लेके जाते? फॉर क्लीनलीनेस और ब्रिंगिंग इन पॉल्यूशन टू द हाउस एंड गॉडेसेस, डिसरिस्पेक्ट एक्सेट्रा। एक तो चीज ये होती है कि घरों में क्यों नहीं पहने जाते हैं शूज वगैरह, जो बाहर के होते हैं स्पेसिफिकली क्यों नहीं पहने जाते हैं, कि जो बाहर का डर्ट है वो आपके घर के अंदर आएगा। और सेकेंडली ये एक चीज मानी जाती है कि अगर आप टेम्पल चर्च वगैरह में जा रहे हैं तो वहां जो भी गॉडेस हैं, जो भी आइडल हैं आपके, वहां पर आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप बाहर का पॉल्यूशन, बाहर का डर्ट अंदर लेके आ रहे हो अपने शूज के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इसके साथ में एसोसिएटेड होती हैं। तो कस्टम्स आपके क्या हो गए? जो बिलीव्स से रिलेटेड होते हैं। नाउ कस्टम इज अ रिलीजियस हैबिट विच कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कल्चर, कस्टम क्या है? एक रिलीजियस हैबिट है, आपकी एक धार्मिक आदत है आपका। ये पहली चीज तो ये बिलीफ्स से आती है, सेकेंडली ये हो गई एक रिलीजियस हैबिट, ये हो गई। ठीक है, फर्स्ट तो ये बिलीफ से होती है, सेकंड जहां भी आपके बिलीफ्स होते हैं वहां कस्टम्स होते हैं, सेकेंडली ये आपकी रिलीजियस हैबिट होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन की जाती हैं। They are behavior acquired in a society over a period of time and they differ from area to area, culture to culture। अब ये क्या है? ये एक व्यवहार को दिखाते हैं, एक बिहेवियर को दिखाते हैं जिसे आपने अपनी सोसाइटी से एक्वायर किया होता है और ये डिफर करता है एरिया टू एरिया, कल्चर टू कल्चर। यानी हम देखो किसकी बात कर रहे हैं? मान्यताओं की बात कर रहे हैं, बिलीफ्स की बात कर रहे हैं, बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए कस्टम्स भी जो है डिफरेंट एरिया में, रीजन में, कल्चर में डिफरेंट हो सकते हैं। दीज आर सोशल हैबिट्स एज दे आर डन इन अ ग्रुप। अब ये जो है आप एक ग्रुप में भी इन्हें परफॉर्म करते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं वो आपकी अपनी फैमिली के, अपनी ग्रुप के, या आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हो उसके भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें सोशल हैबिट्स के अंदर भी काउंट करते हैं। देन पीपल कैन बी प्रेशराइज्ड बाय सोसाइटी टू फॉलो कस्टम्स। अब जो लोग इन रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं तो उनको कहीं ना कहीं समाज के लोग इस बारे में मतलब बोल रहे होते हैं कि आप भी इन्हें बिलीव करिए। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें बिलीफ सिस्टम पर बेस्ड हैं, तो इसे आगे और मतलब जो लोग नहीं मानते उन्हें प्रेशराइज किया जाता है कि आप भी इन चीज़ों को मानें, ठीक है, आप भी इन्हें फॉलो करें। कस्टम स्ट्रेंथन्स योर रिलेशनशिप एंड कीप्स यू इन टच विथ योर कल्चर एंड मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब कस्टम्स क्या करते हैं? आपकी रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं आपके कल्चर के साथ में। देखो कल्चर से ही सारी चीजें आते हैं, बिलीफ सिस्टम भी आपके कल्चर से ही आता है। तो ये कस्टम्स जो होते हैं वो आपको अपने कल्चर से जोड़े रखते हैं और जो बाकी अदर कल्चर के पीपल हैं उन्हें आपसे अलग दिखाते हैं। तो ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको इस आंसर के अंदर इंक्लूड करने हैं कि कस्टम्स क्या होते हैं। इन्हें आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें, कहीं ना कहीं कस्टम्स अगर एज अ होल देखें तो कस्टम्स, आपके ट्रेडिशंस, फोक्स कहीं ना कहीं एक ही शब्द में आ जाते हैं। सब कुछ, सबके मीनिंग एक ही निकाल लेते हैं हम, कस्टम से भी, ट्रेडिशन से भी, बिलीफ से भी, लेकिन पर्टिकुलर जब आप पढ़ते हो तो सबके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, ये वाला भी क्लियर है। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी नीड कस्टम और कल्चर। अब कस्टम की या कल्चर की क्या जरूरत है? रीति रिवाजों की, संस्कृति की, तहजीब की, इन सभी की जरूरत क्यों है? सो वी नीड मटेरियल कल्चर फॉर सर्वाइवल। अब कल्चर के 3 डायमेंशन होते हैं, ये हम जानते हैं। कौन से होते हैं वो 3 डायमेंशन? एक होता है आपका कॉग्निटिव, ठीक है, सेकंड आपका होता है नॉर्मेटिव, एंड थर्ड आपका होता है मटेरियल। ठीक है, ये आपके 3 डायमेंशंस होते हैं कल्चर के, जहां फर्स्ट और सेकंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स में आते हैं। फर्स्ट और सेकंड किसके अंदर आते हैं? नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर के अंदर हम इन्हें काउंट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनकी जरूरत क्यों है। अब मटेरियल कल्चर की जरूरत क्यों है? सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपके पास में मटेरियल्स होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल रोटी, कपड़ा, मकान तो आपके पास में होना ही चाहिए, फूड होना चाहिए, क्लोथ्स होने चाहिए, एक्सेट्रा।
ये सब हमें सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, material culture refers to the basic conditions which generally include material culture that the members of the society have। अब material culture में क्या है, वो basic conditions, material culture में वो basic conditions होती हैं जिनमें material culture होता है। देखो, जैसे कि कार है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फूड है, एक्सेट्रा, हमें इन सभी की ज़रूरत है, ठीक है। तो मटेरियल कल्चर यानी जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की नीड्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, एज दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ठीक है, इसीलिए हमें मटेरियल कल्चर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, it is important to increase the production which leads to good standard of living। अब हमें मटेरियल कल्चर से, ठीक है, मटेरियल जो चीज़ें होती हैं, देखो हमें मटेरियल कल्चर की क्यों ज़रूरत है? हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब इसमें हम साइंस, टेक्नोलॉजी, फूड सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। जब हम साइंस एंड टेक्निक लेके आते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। तो इसीलिए हमें मटेरियल कल्चर की भी ज़रूरत है। अब दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल भी इम्पॉर्टेंट है एंड नॉन मटेरियल कल्चर भी, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इफ वी डू नॉट हैव मटेरियल कल्चर वी विल बिकम लाइक प्रिमिटिव मैन एंड हैव नो स्टेटस इन सोसाइटी। अब अगर आप देखिए, कॉग्निटिव में आप चीज़ों को लर्न कर रहे होते हो, नॉर्मेटिव में आपके रूल्स होते हैं। अब ये दोनों नॉन मटेरियल के अंदर आते हैं, ठीक है, ये दोनों नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर आते हैं। ये आपको सिखाए जाते हैं, ओरली आपको ट्रांसमिट किए जाते हैं। ये आपके अंदर होना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको पता चले कि आपसे कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाएगा सोसाइटी के अंदर। और क्योंकि आप इस सोसाइटी के मेंबर हो, इस सोसाइटी का पार्ट हो, इसीलिए आपको उसी तरह से बिहेव करना चाहिए। आपको सोसाइटी के अपने कल्चर की चीज़ें अपने अंदर एसिमिलेट करना चाहिए। सेकेंडली, मटेरियल कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? मटेरियल कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी में आपको सर्वाइव करना है, उसके लिए मटेरियल कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास में मटेरियल्स नहीं होंगे तो आप प्रिमिटिव मैन की तरह बन जाओगे। जैसे पहले के समय के लोग हुआ करते थे, उनके पास में कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, इवन उनके पास में पहनने को कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, तो वो पत्तों से अपनी बॉडी को कवर किया करते थे, ठीक है। खाना नहीं होता था तो रॉ मीट वगैरह ही खा लिया करते थे। फिर धीरे धीरे फायर वगैरह इन्वेंट हुई, तो आप प्रिमिटिव मैन की तरह हो जाओगे और आपका कोई स्टेटस नहीं होगा सोसाइटी में। Non-material culture is required as the need to have certain standards, values, discipline, etc. Otherwise, there will be homogeneity in society. और ये नॉन मटेरियल कल्चर की क्यों हमें ज़रूरत है? क्योंकि हमें कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर जिन्हें फॉलो किया जाए। इसीलिए आपको जो है कल्चर की ज़रूरत है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला आंसर भी आई होप समझ में आ गया होगा। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ कल्चर इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी। अब कल्चर आपको आइडेंटिटी कैसे प्रोवाइड करता है ये आपको बताना है। वही चीज़ जो मैंने आपको चैप्टर करते समय हमने सीखा था कि हम सभी सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में हम सभी के बीच में ह्यूमन रिलेशनशिप्स होती हैं, हम सभी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सोसाइटी में हम सभी का स्टेटस है और रोल है, हम सभी अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अपने रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं। रोल्स के साथ में हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। उन्हें जब हम पूरा करते हैं तो समाज में हमें रिकग्निशन मिलता है, ठीक है। हमें जो भी वर्क मिला है, जो भी हमें स्टेटस असाइंड है, जो भी हमें रोल असाइंड है, जब हम वो करते हैं तो हमें सोसाइटी में रिकग्निशन मिलता है। रिकग्निशन से हमें आइडेंटिटी मिलती है। एंड कल्चर यहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि ये पूरी सोसाइटी जैसे फंक्शन कर रही है, जैसे भी अपनी वे ऑफ लाइफ लीड कर रही है, ये कल्चर ही बताता है। इसीलिए कल्चर आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर है? अब आंसर के फॉर्म में देख लेते हैं कि लिखना कैसे है आपको।
योर आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय योर कल्चर. Culture influences the way we behave. It influences the personality of individuals. Culture हमें बताता है हमें किस तरह से बिहेव करना है जिससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है. पर्सनालिटी को नेचर भी शेप कर सकता है और नर्चर भी शेप कर सकता है. अब नेचर और नर्चर क्या होता है? नेचर यानी आपके आसपास का वातावरण, नर्चर यानी कि जो लोग आपको सिखा रहे हैं वैसा बनने के लिए, ठीक है, आपको सिखाया जा रहा है, और एक नेचर यानी कि आप खुद से सीख लेते हो अपने आसपास के वातावरण से. सो ईच पर्सन हैज ए स्टेटस इन सोसाइटी. अब हर एक पर्सन का अपना एक स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, एंड उसकी कुछ रोल्स भी होते हैं जो कि वो प्ले करता है. और ये स्टेटस और रोल वो कैसे प्ले कर रहे हैं? सोसाइटी में कल्चर जो प्रिविलेंट है वो आपको बता रहा है कि आपको कैसी वे ऑफ लाइफ जो है लीड करनी है जिससे आपके स्टेटस एंड रोल असाइन हो रहे हैं. सो कैरिंग आउट द रोल इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज द सोसाइटी एक्सेप्टिंग एंड एक्नॉलेजिंग दैट पर्टिकुलर रोल. सिर्फ रोल्स को निभाना ही जरूरी नहीं, मतलब उन रोल्स को सिर्फ हमें रोल्स मिल गए, इनेक्ट हो गए, देन हम उन रोल्स को कैरी फॉरवर्ड करें, इतना ही जरूरी नहीं है, बल्कि वो रोल्स को लोग रिकॉग्नाइज करें, ये एक चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Then each group has its own culture which differs from place to place, society to society. They create their own codes, rules, etc. which have a certain meaning to that particular group. तो क्या एक चीज कह रहे हैं कि हम अपने रोल्स निभाते हैं, हर एक ग्रुप अपने कल्चर के हिसाब से अपने रोल्स को प्ले करता है और उनके अपने कोड्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं अपने उस चीज को परफॉर्म करने के लिए. जैसे हमने पर्टिकुलर लैंग्वेज का एग्जांपल लिया था, तो ये सभी हमें मतलब हम सभी को आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं. ये हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं. कैसे प्रोवाइड करते हैं? ये एक सोसाइटी है, ठीक है. अब ये सोसाइटी किससे मिलके बनी है? ह्यूमंस से मिलके बनी है. ह्यूमंस जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिससे कि सोसाइटी बनी है. अब इस सोसाइटी का एक अपना कल्चर होगा, ठीक है, इस सोसाइटी की अपनी कल्चर होगी, अपनी संस्कृति होगी. ये ह्यूमंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इन्हें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है सोसाइटी के अंदर. ये सिखाने के लिए कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे फैमिली, पीयर ग्रुप, नेबर्स, रिलीजन, ये सभी ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. और ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये भी कल्चर, हमारी संस्कृति के हिसाब से ही हमें सोशलाइज करते हैं और फिर हमें हमारे स्टेटस एंड रोल असाइन होते हैं. और ये सभी कल्चर से रिलेटेड होते हैं. तो अल्टीमेटली इनसे क्या होता है? सोसाइटी फंक्शन कर रही है और इसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है कल्चर. तो कुछ इस तरह से कल्चर हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, क्लियर है ये वाला भी? ये चार्ट के थ्रू आप चीजों को समझ सकते हैं. देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स में, वो है व्हाट इज सोशलाइजेशन. अब अभी हमने एक वर्ड यूज किया सोशलाइजेशन. तो सोशलाइजेशन क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं समाजीकरण. ये क्या होता है? सो इट इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड डिस्पोजिशंस व्हिच इनेबल देम टू पार्टिसिपेट एज इफेक्टिव मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स एंड सोसाइटी. ये एक प्रोसेस है जहां एक इंडिविजुअल को नॉलेज मिलता है, स्किल्स मिलती हैं, उसे पता चलता है कि उसे किस तरह से इस सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है और कैसे एक इफेक्टिव मेंबर की तरह फंक्शन करना है. जैसे सपोज ये एक पूरी सोसाइटी है, ये सभी लोग इसके मेंबर्स हैं. तो अब आप इस सोसाइटी में रहते हो तो आप इस सोसाइटी में सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स के अकॉर्डिंग रहोगे. ठीक है, आप सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज जो भी हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स, सिस्टम्स हैं, कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करोगे सोसाइटी के अंदर. तो एक इंडिविजुअल जब इस चीज को सीखता है, जब नॉलेज एक्वायर करता है, स्किल्स एक्वायर करता है जो उसे सिखाती हैं कि आपको इस समाज के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे फंक्शन करना है, इस पूरे प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन कहते हैं. नाउ इट इज अ प्रोसेस दैट कंटिन्यूज ओवर द एंटायर लाइफ स्पेन एंड थ्रू विच वन लर्न्स एंड डेवलप्स वेज ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो
पूरी लाइफ टाइम तक चलता है, आपके बर्थ से स्टार्ट होता है, आपकी डेथ तक चलता है। और इस पूरे प्रोसेस में आप सीखते हो कि आपको कैसे इफेक्टिवली फंक्शन करना है इस सोसाइटी के अंदर और इस डेवलपमेंटल स्टेज में, ठीक है। Socialization forms the basis of social and cultural transmission from one generation to the next. आपका जब समाजीकरण होता है, जब आप अपनी संस्कृति को समझते हो, जब आप अपने समाज को समझते हो, तो ये सारे बिलीव्स, ये सारे जो भी प्रोसीजर्स आपने सीखे हैं, इसे आप अपनी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो यानी कि ये सभी जो है कल्चरल ट्रांसमिशन होता है सोशलाइजेशन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। The probability of our behaving in a particular way is greatly affected by people who relate to us. अब हम कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है, हमारी मतलब ऐसा कहते हैं ना कि गुंजाइश कि आप किस तरह से बिहेव करने वाले हैं इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है कि आप कैसे बिहेव करेंगे ये डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ में हैं, कैसे लोगों के साथ में आप रह रहे हैं। Now anyone who possesses power relative to us can socialize us. अब जिसके पास में भी हमसे ज़्यादा पावर होगी वो हमें सोशलाइज कर सकता है। इसमें हमने एग्जांपल देखा था कि जो डोमिनेंट सेक्शंस रहे हैं स्टार्टिंग से, या फिर अपर कास्ट के पीपल जो हमेशा से रहे हैं, वो हमेशा पावर में रहे हैं, तो उन्होंने हमें इन द सेंस जो लोअर कास्ट के पीपल थे जिनके पास में पावर नहीं होती थी, उन सभी को अपने इशारों पर नचाया, कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें एक एग्जांपल देखा था कि जो दलित लोग होते थे उन्हें उस वेसल से या उस टैप से पानी नहीं लेने दिया जाता था जिससे अपर कास्ट के लोग रहते थे, तो ये एक समाज में नॉर्म बना दिया गया। तो ये कौन लोग कर सकते हैं, हमारा सोशलाइजेशन कौन लोग कर सकते हैं, जिनके पास में पावर होती है, ठीक है, जिनके पास में पावर होती है, जो डोमिनेंट होते हैं, इन्हें हम सोशलाइजेशन एजेंट्स भी कहते हैं। अब इसमें आप किन्हें लिख सकते हो, फैमिली को लिख सकते हो, पीयर ग्रुप, नेबरहुड हो गया, आपका वर्क प्लेस है, स्कूल्स है, एक्सेट्रा, ये सभी हमारा सोशलाइजेशन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। In the case of socialization, the learning involves deliberate teaching. सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हमें ये कह सकते हैं कि हमें ज़बरदस्ती करके समाज के हिसाब का बनाया जाता है। अगर आप नहीं भी चाहते हो, आप समाज के नॉर्म्स को नहीं मानना चाहते, मान लेते हैं एक कोई एक्सेप्शनल केस है, वो नहीं मानना चाहता, तो लेकिन फिर भी उसे सिखाया जाता है। आप चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी आप सामाजिक व्यक्ति होते हो और समाज के नियम कायदे कानून के अनुसार ही आप काम करते हो। आप घर में ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के भी बात नहीं करते, आप चाहो भी चिल्लाना तो भी नहीं चिल्ला सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आसपास के लोग सोचेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आसपास के लोग देखेंगे सुनेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपका डेलिब्रेट सोशलाइजेशन होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस में आपको डेलिब्रेटली चीज़ों को सिखाया जाता है, ठीक है। क्या होता है सोशलाइजेशन, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको किस तरह से लिखने हैं, कि क्या एग्जांपल्स आप उसमें यूज कर सकते हो, आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और डाउट नहीं होंगी। स्टिल होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके शॉर्ट आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं चैप्टर 4 से रिलेटेड। अब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे क्लासेस के वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 11th स्टडी करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप क्लास 11 पर एक क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोस यहाँ ओपन हो जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ आ जाएंगे। जो भी चैप्टर स्टडी करना है उस पर क्लिक किया, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स यहाँ आए, सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब जो भी वीडियो देखना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और टॉपिक कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के वीडियोस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।